हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता मित्तल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई हब। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेवरी। ओके, सिटीजनशिप की थ्योरी क्या थी एरिस्टोटल की? इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग सिटीजनशिप एज अ राइट, उन्होंने क्या बोला? सिटीजनशिप क्या है? एक ड्यूटी है। सिटीजनशिप क्या है? एक ड्यूटी है। सिटीजनशिप किसी भी तरीके का राइट और प्रिविलेज नहीं है, ये एक तरीके की ड्यूटी है। ड्यूटी क्या? टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट। ड्यूटी क्या? ड्यूटी ये कि सिटीजनशिप आपको इसलिए मिली है ताकि आप सिटी स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सको। कौन कौन से, क्या क्या काम है सिटी स्टेट में? लॉ मेकिंग करना और जुडिशियल फंक्शन करना। ठीक है, ये दोनों काम जो हैं किसके हैं? सिटीजन के। सिटीजनशिप्स विल ओनली बी गिवन टू मेन। सिटीजनशिप किसको दी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ मेन को दी जाएगी, विमेन को। और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो एक्सक्लूडेड सेक्शंस फ्रॉम सिटीजनशिप कौन कौन से? विमेन को नहीं दी जाएगी, चिल्ड्रन को नहीं दी जाएगी, स्लेव्स को नहीं दी जाएगी, जो ओल्ड एज पीपल है उनको नहीं दी जाएगी। सिंस सिटीजनशिप इज अ ड्यूटी, हेंस दोज हु कैन नॉट परफॉर्म द ड्यूटी इफेक्टिवली आर एक्सक्लूडेड। तो अरिस्टोटल का मत था, अरिस्टोटल का मानना था कि कुछ लोग को इसलिए सिटीजनशिप नहीं मिलेगी क्योंकि वो सिटी स्टेट के अफेयर्स को, अपनी ड्यूटी को नहीं पूरा कर पाएंगे। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्या रीज़न है? जैसे ओल्ड पीपल, उनको क्या होता है? हेल्थ इशूज़। चिल्ड्रन, क्योंकि वो मेच्योर नहीं है इसलिए वो सिटी स्टेट के लिए लॉ नहीं बना सकते, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वेमेन, उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। स्लेव, क्योंकि उनके पास रीज़न नहीं है, उनके पास वो तर्क शक्ति नहीं है, इसलिए वो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इक्वल पार्टिसिपेशन इन रूलिंग, टू रूल एंड टू बी रूल इन टर्न। उन्होंने क्या बोला कि इक्वल पार्टिसिपेशन इन रूलिंग, यानी कि जो चीज़ें आप बनाओगे उस पे, जो चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए आप लॉ मेकिंग करोगे वो लॉ आप पे भी कहीं ना कहीं लागू होगा। एरिस्टोटल ने बोला इक्वल पार्टिसिपेशन इन रूलिंग, टू रूल एंड टू बी रूल्ड इन टर्न, यानी कि जो रूल आप बनाओगे, जो लॉ मेकिंग आप करोगे, वो रूल आप पर भी लागू होंगे। तो इन्होंने बताया था कि पॉलिटी को बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बताया है। तो रूल ऑफ मैनी फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, या पॉलिटी क्या है? रूल ऑफ मैनी फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ पर सभी लोग कैसे होंगे? वर्चुअस। क्योंकि वर्चुअस इन्होंने किसको माना है? जिसके पास कॉमन सेंस है। वर्चुअस इन्होंने माना है किसको? जिन लोगों के पास क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, ऐसा किसने माना है? एरिस्टोटल ने। वहीं प्लेटो की आप थ्योरी देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग रूल कौन कर सकता है? फिलोसोफर किंग, जिसके पास अल्टीमेट नॉलेज है, जिसने 50 साल तक की एजुकेशन प्राप्त की है। लेकिन एरिस्टोटल की थ्योरी में ऐसा नहीं है। उसने बोला कि जो लोग राज कर रहे हैं वो सब क्या है? वर्चुअस। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉमन सेंस है, उनके पास रीजन है। ऑल विलिंग टू रूल एंड टू बी रूल्ड इन टर्न, उन्होंने बोला कि सभी लोग क्या है? राज करेंगे और सभी लोगों पर वो जो नियम कानून है वो सब लागू होंगे। सो ये थी एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पर सिटीजनशिप को एज अ ड्यूटी माना गया है। ड्यूटी किसके लिए? जो सिटी स्टेट के अफेयर्स हैं, जो नियम कानून बनाना, वो सारी चीज़ें किसके हाथ में होंगी? मैन के हाथ में। सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ मैन को दी जाएगी। कुछ एक्सक्लूड सेक्शन हैं जैसे ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, वुमेन एंड स्लेव, इनको अलग रखा गया है। और इसके लिए जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने रीज़न भी दिया है कि क्यों उन्हें अलग रखा गया है। अब नेक्स्ट थ्योरी जो हम शुरू करेंगे वो है एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेवरी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्लेवरी इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। एरिस्टोटल ने स्लेवरी को नेचुरल माना है। उन्होंने इनइक्वालिटी को नेचुरल माना है और स्लेवरी को भी नेचुरल माना है। ही से स्लेवरी इज़ नॉट ओनली नेचुरल बट ऑल्सो डिज़ायरेबल। उन्होंने बोला कि नेचुरल ही नहीं बल्कि डिज़ायरेबल है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इन्होंने तर्क भी दिए हैं। स्लेवरी हैज़ प्रैक्टिस्ड इन एंशियंट ग्रीक, पहले से ही एंशियंट ग्रीक में स्लेवरी को प्रैक्टिस किया जाता था, पहले से ही माना जाता था। कैसे? या एक तो स्लेव बाई लॉ, यानी कि किसी दूसरे स्टेट से अगर जीत के आए हैं, उनको बंदी बना लिया गया है, तो वो क्या है? स्लेव बाई लॉ। तो वो माने जाते थे स्लेव बाई लॉ और स्लेव बाई नेचर। इन्होंने, जो एरिस्टोटल हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कौन से लोगों की बात की? कौन से स्लेव्स की बात की है? जो कि स्लेव बाई नेचर है। एरिस्टोटल टॉक अबाउट देम ओनली। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, नेचर हैज़ क्रिएटेड टू टाइप्स ऑफ पर्सन। वो कहते हैं कि जो प्रकृति है उसने दो तरीके के लोग बनाए हैं। कौन से? ऐसे जो मेंटली स्ट्रांग हैं और ऐसे जो फिजिकली स्ट्रांग हैं।
तो इन्होंने बोला है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो कौन हो जाएंगे, वो मास्टर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है, उनके पास तर्क शक्ति है, उनके पास कॉमन सेंस है। लेकिन कुछ लोग हैं जो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन वो मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, उनके पास रीज़न नहीं है, उनके पास ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं है, इसलिए वो सक्षम है मैनुअल वर्क करने में, फिजिकल वर्क करने में, इसलिए इन्होंने उनको स्लेव की कैटेगरी में रखा। तो इसमें दो तीन वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये वाली स्टेटमेंट, स्लेवरी इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, ऐसा किसने कहा? तो एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल ने क्या कहा? स्लेवरी इज़ नॉट ओनली नेचुरल बट ऑल्सो डिज़ायरेबल, ये भी किसने कहा? एरिस्टोटल ने। अब इन्होंने क्या डिफरेंस बताया है और क्या बोला है कि मास्टर्स कौन लोग होते हैं? दोज हु आर सपोज टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इन्होंने बोला कि जो लोग स्टेट के अफेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट के कामकाज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग कौन होंगे? मास्टर होंगे। ठीक है। द रोल ऑफ द पर्सन शुड हैव रीजन एंड करेज, और क्योंकि इनके पास क्या होना चाहिए? रीजन होना चाहिए और करेज होना चाहिए। दोज हु कैन नॉट टेक डिसीजन एज दे डू नॉट हैव रीजन और करेज। स्लेव कौन से लोग होंगे? जिनके पास रीजन और करेज नहीं होगा। और इन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि स्लेव जो है वर्थ से नहीं होगा, उनके नेचर से होगा। स्लेव कोई अगर स्लेव है तो वो उसके नेचर से स्लेव होगा, ऐसा नहीं कि स्लेव के घर में जन्म लिया तो वो भी क्या बन जाएगा? स्लेव। तो ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि जो मास्टर और स्लेव ये दोनों डिज़ायरेबल क्यों हैं? तो डिज़ायरेबल ये दोनों इसलिए हैं, जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट है इनकी, स्लेवरी इज़ नॉट ओनली नेचुरल बट ऑल्सो डिज़ायरेबल। तो डिज़ायरेबल क्यों है? डिज़ायरेबल इसलिए है कि एरिस्टोटल का मानना था कि जो मास्टर है वो अपने काम करने में अगर बिजी रहेगा तो स्टेट के काम कौन करेगा? इसलिए क्योंकि जिसके पास रीज़न है वो क्या करे? स्टेट के काम करे, और जो फिजिकली स्ट्रांग है वो मास्टर्स के काम करे, इसलिए क्या रखे गए? स्लेव रखे गए, इसलिए स्लेवरी को डिजायरेबल माना गया। एरिस्टोटल एस्टेब्लिश स्लेवरी एज ए यूजफुल इंस्टीट्यूशन। स्लेवरी हैज लॉट ऑफ यूटिलिटी फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। किस तरीके से हम देखेंगे? हाउ इज इट यूजफुल? हाउ इज इट यूजफुल पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे? स्लेव वर्क्स फॉर मास्टर, स्लेव जो है वो मास्टर्स के लिए काम करते हैं। सो मास्टर्स कैन अफोर्ड क्वालिटी पार्टिसिपेशन इन द वर्क्स ऑफ द सिटी स्टेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मास्टर्स क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। फ्री रहेंगे तो इजीली क्या कर सकते हैं? स्टेट अफेयर्स में अपना योगदान दे सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरीके से? फिजिकली स्ट्रांग यानी कि मोर प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो लोग ज़्यादा काम करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे? इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करेंगे। तो दूसरी यूटिलिटी। तीसरी यूटिलिटी फॉर मास्टर्स, मास्टर्स गेट टाइम टू डेवलप इज वर्च्यू। तो मास्टर क्या कर सकता है? पढ़ाई कर सकता है। मास्टर अपने जो वर्च्यू, जो अपना रीज़न है और उसको इन्हांस कर सकता है, ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो मास्टर को बहुत सारा टाइम मिलेगा आराम से चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो यूटिलिटी फॉर मास्टर। अब इसकी यूटिलिटी फॉर स्लेव क्या होगी? तो उन्होंने ये वाला कंसेप्ट भी दिया कि स्लेव, जो लोग फिजिकली स्ट्रांग हैं वो लोग अगर स्लेव बनेंगे तो उनका भी फ़ायदा है। उनका क्या फ़ायदा है? स्लेव कैन नॉट लिव विदाउट मास्टर। स्लेव कैन नॉट लिव विदाउट मास्टर। क्यों नहीं रह सकता? इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द स्लेव, हैंस स्लेवरी इज नेसेसिटी फॉर द स्लेव। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया है कि कंपनी ऑफ गुड मास्टर स्लेव विल, इन द कंपनी ऑफ अ गुड मास्टर स्लेव विल ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वर्च्यू। यानी कि जो उसने वर्च्यू वाले, अगर वो मास्टर के साथ रहेगा तो मास्टर के पास क्या रीज़न है? वर्च्यू है, तो उसको देखेगा काम करते हुए कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो देखते देखते वो भी क्या करेगा? वो वर्च्यू डेवलप कर लेगा, वो कॉमन सेंस अपने अंदर डेवलप कर लेगा। तो इससे क्या होगा? वो स्लेवरी से फ्री भी हो सकता है। यानी कि उसने बोला है एरिस्टोटल ने कि इफ़ स्लेव्स डेवलप वर्च्यू मास्टर शुड मेक हिम फ्री। मास्टर को उससे क्या कर देना चाहिए? फ्री कर देना चाहिए। ऐसा किसने बोला है? एरिस्टोटल ने बोला है। तो उसने, एक बार हम इसको समराइज़ कर लेते हैं फटाफट से। तो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी क्या है? उसने बोला कि नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और नेचुरल के साथ साथ ये डिजायरेबल भी है। फिर उसने बोला कि कुछ स्लेव होते हैं जो बाई लॉ होते हैं, युद्ध में जो हार जाते हैं सैनिक, उनको भी क्या बना लिया जाता है? स्लेव बना लिया जाता है। और कुछ होते हैं नेचर, तो इन्होंने स्लेव बाई नेचर के बारे में ही बात की है। उन्होंने बोला कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, उनके पास रीजन होता है, कॉमन सेंस होता है, वो लोग बन जाते हैं मास्टर्स। और जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो लोग बन जाते हैं स्लेव, जो कि काम करते हैं मैनुअल वर्क और या फिर प्रोडक्शन में काम करते हैं या मास्टर के अंडर काम करते हैं। मास्टर जिनके पास रीजन है और करेज है, स्लेव जिनके पास रीजन और करेज नहीं है, लेकिन वो बर्थ से मास्टर नहीं है, उनके नेचर से, बर्थ से स्लेव नहीं है, उनके नेचर से स्लेव है। उन्होंने क्या बोला कि जो स्लेवरी है वो यूजफुल इंस्टीट्यूशन है। कैसे? पॉलिटिकल सिस्टम में अगर देखें तो मास्टर का काम अगर स्लेव करेगा तो मास्टर फ्री रहेगा, तो अपना क्वालिटी टाइम जो है वो किसको दे सकता है? सिटी स्टेट के अफेयर्स को दे सकता है।
इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत कैसे होगा, क्योंकि जो फिजिकली स्ट्रांग लोग हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, फिजिकली फिट लोग हैं वो ज़्यादा क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, इसलिए स्लेव का होना इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी फॉर मास्टर, मास्टर गेट टाइम टू डेवलप इस वर्च्यू। उसके बाद हमने देखा कि जो स्लेवरी है वो स्लेव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर उसको अच्छा मास्टर मिल गया तो वो भी क्या सीख जाएगा, वर्च्यू, वो भी उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, कॉमन सेंस। और एक बार उसने अगर कॉमन सेंस प्राप्त कर लिया, उसने वो वर्च्यू पा लिया, उसने डिसीजन मेकिंग की टेक्निक अगर सीख ली, तो एरिस्टोटल ने बोला है कि जो मास्टर है उसको वो उसे फ्री कर देना चाहिए। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, एक बार क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म, मेन क्रिटिसिज्म दिया इमैनुअल कांट ने। उन्होंने बोला है कि उन्होंने इस तरीके से क्रिटिसाइज किया एरिस्टोटल को कि फॉर ट्रीटिंग एनी पर्सन एज ऑब्जेक्ट ऑफ यूटिलिटी, कि आप किसी भी पर्सन को अपनी उपयोगिता के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो गलत बात है। इन द वर्ड्स इमैनुअल कांट, ईच मैन इज एन एंड इन इटसेल्फ, उसे किसी और की जरूरत नहीं, अपने आप में वो पूरा है। नो वन शुड ट्रीट द अदर एज अ मीन्स टू एन एंड, उन्होंने किसी को भी किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के भले के लिए किसी दूसरे को यूज़ नहीं करना चाहिए। और एरिस्टोटल इस चीज़ को पूरा एक थ्योरी में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो एरिस्टोटल जो है एक किसी पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक यूटिलिटी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट वाज द स्टडी, दैट वाज द थ्योरी ऑफ स्लेवरी ऑफ एरिस्टोटल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।